very much popular in Bengal, that once bitten, twice shy. Sir, Bengal is such a state which had witnessed an horrendous and notorious famine, which even took a toll of more than 40 lakhs of people. So I am very much apprehensive of the contents of the legislative document, whereby, by implication, hoarding will be legalized. Sir, the bill is replete with various ambiguities which needs to be explained by the Honorable Minister. So the issue is that the bill does not define what installed capacity signifies. And on that issue, I have brought one amendment also. This leaves room for exploitation by potential hoarders and black marketers who can create multiple entities with installed capacities or find other ways to game the system. सर, ये जमाखोरों की आत्मनिर्भर करने का प्रयास हो रहे हैं, और जब प्रवासी मजदूर जब रास्ते में चलते चलते मौत की शिकार होते थे, सरकार उनके लिए ये भगवान की काम है, एक्ट ऑफ गॉड बताते हैं, लेकिन ये बिल में होर्डर के लिए, जमाखोरों के लिए आत्मनिर्भर की प्रबंधन है। सर, ये बिल जो है ये हाईली सेंट्रलाइज्ड लॉ है सर। सर, अंडर द लॉ licenses are not required for farm purchases. Anyone with a valid PAN card, individual or enterprise from any part of the country can purchase produce. Now, capital-intensive company can enter and change the market dynamics and make the market oligopoly or duopoly, like mobile sector, which is against the small organization and competitive nature of the market. Nobody can store beyond capacity. That is a redundant clause. But big players can have warehouses or of expendable up to infinite capacity, and they can store, eyeing the future option of food grains and control the demand and supply. Sir, there lies our objection. Sir, ये सरकार हर बात में ऑर्डिनेंस की क्यों सहारा लेते हैं? ये क्या हो गया था? Is there any definite reason? Is there any eminent rhyme and reason for invoking the ordinance? Government हर बात में ordinance लाना चाहते हैं. क्या हुआ था? ये ordinance का साथ पैंडेमिक का क्या रिश्ता है? ये सरकार और मंत्री दयापूर्वक ये बताए. Ordinance और पैंडेमिक इसमें क्या संपर्क है? सर, ये ordinance जो है, ये सर इसका साथ कोई रिश्ता नहीं है पैंडेमिक की, मैंने कहा. और सर, ये जो ऑर्डिनेंस सर सिर्फ जमाखोरों की मदद करने का ऑर्डिनेंस, इसलिए सर मैं सलाह देता हूं, ये सेंट्रलाइज कानून के बदले आप सूबों की सरकार से बातचीत करके एक मॉडल एक्ट बनाने का कोशिश करें, क्योंकि इसमें सब हिंदुस्तान के हर सूबे को पार्टिसिपेशन करना, शिरकत करना जरूरी है. सर, आज ऐसा लगा कि ये विधायक से विपक्ष लोगों के लिए है, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक भी एमपी ऐसा नहीं मिला जिन्होंने कहा कि हाँ 2 साल की एमपी लैड्स फंड कटौती के चलते हम समर्थन करते हैं. एक भी एमपी सत्ता पक्ष का नहीं कहा. इसका मतलब सबको समर्थन है. अगर सबको समर्थन है एमपी लैड्स पे, तो आज क्यों ना हम एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कराएं कि हमें एमपी लैड वापस दो. हम एक पिछड़े वर्ग जिला से आते हैं, एकदम पिछड़े वर्ग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहां गरीबी, भूखमरी सारे साल हमें देखने को पड़ता. लोग जब कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, तो हमारे एक ही भरोसे है कि हमारे पास एमपी लैड है. हमारे पास एमपी, क्योंकि हमारे जेब में तो पैसा नहीं है ज़्यादा. हम एक लोअर मिडिल क्लास एमपी हूँ. अगर चाहे तब भी किसी को मदद नहीं कर सकते. 1-2 रास्ता, 1-2 स्कूल, 1-2 कंप्यूटर, और कोरोना के चलते मास्क, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सब हम
देने के लिए तैयार था, दिया भी। लेकिन अचानक इस तरीके की आपको एमपीलैट्स की फंड को खत्म करने की किस लिए मंशा हुई मुझे पता नहीं। इसमें क्या होगा आपको, क्योंकि हमें जो एमपीलैट्स फंड मिलता था इसमें 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए खर्चा करना पड़ता। और आपको जानकारी के लिए कह रहा हूं सरकार को कि 83% एमपीलैट की जो फंड वो गांव में खर्चा होते हैं। तो अब क्यों इस तरीके की गांव वालों के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं? आपने कहते कि सारे एमपीस को तनख्वाह से 30% कटौती किया जाए। ठीक है, सारे एमपीस मान लिया। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश है। ये कहावत है कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अब काट लीजिए, लेकिन कॉरपोरेट उनका भी टैक्स अब कम कर रहे हैं और वहां से जो पैसा आपको बचत करने के मौका था वो गवा रहे हैं। तो सारे एमपीस के ऊपर आप सारे जो तनख्वाह काट लिए हैं उसमें आपको क्या मिला? 54 करोड़ रुपीस। फिर भी हम सब कुछ देश के लिए, जनता के लिए देने के लिए तैयार, इसलिए हम यहां आके बैठे हैं। लेकिन दयापूर्वक आपको यह कह रहा हूं कि ये हमारा एमपीलैट्स की फंड को आप वापस दिया करो, क्योंकि सारे सदन इसके पक्ष में है। यह कहा जाता है कभी कभी कि एमपीलैट्स की जो फंड है सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं होते। मैं ये भी एक ब्यौरा पेश करते हैं यहाँ कि 2015 से 2020 तक 2.69 लाख करोड़ रिलीज हुआ था एमपीलैट्स के चलते 2015 से 2020 तक। उसमें 2.52 लाख करोड़ खर्चा हुआ था। इसका मतलब 93% पैसा एमपीलैट्स से खर्चा होते हैं। तो ये हमारा एमपीस की परफॉर्मेंस है कि जो पैसा मिलते हैं उससे 93% खर्चा करते हैं और उसमें भी गांव के लिए 92% और शेड्यूल कास्ट एरिया के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% ये खर्चा होते हैं। तो सर, इसलिए सदन में मैं दोबारा ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये एमपीलैट्स की जो फंड, हम चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे, बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे कि नहीं हमारे एमपीलैट्स फंड की कोई जरूरत नहीं, तो मान लेंगे कि हाँ आप अपने क्षेत्र में जाके बताओ, दिल की बात करो। नरेंद्र मोदी जी हमें सिखाया मन की बात करो, दिल की बात करो, लेकिन आप न मन की बात करते हैं न दिल की बात करते हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को आप खुद नहीं मानते हैं। दिल से बात कीजिए आप। तो इसलिए सर इसको रेस्टोर करना जरूरी है। I am fervently appealing to the House that the MPLATS funds should be restored as immediately as possible. With this word, I am concluding my speech. Thank you.